हॉल में बैठे सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। सबसे पहले तो हम आयोजकों को, जो कि परिवर्तनकामी छात्र संगठन, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन देना चाहते हैं कि उन्होंने इतने ज़रूरी विषय पे आज एक संगोष्ठी आयोजित करी है और आमंत्रित किया है। इसी के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए साथियों ने यहाँ पर फांसीवाद के जो सिम्टम्स हैं, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें फांसीवाद का इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, उस पर एक लंबी बात रखी है। फांसीवाद से लड़ा कैसे जाए, इसका एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने में है और आज की चर्चा का एक पक्ष कार्यभार का भी है और उस पर हमारे पास कुछ ज़रूरी बिंदु हैं जिसको हम लोग साझा करना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं कि फांसीवाद है क्या। फांसीवाद साथियों, जैसा कि कई साथियों ने बोला है, सांप्रदायिक हिंसा, नस्लीय घृणा, उग्र राष्ट्रवाद, ये सब को बढ़ाने वाला एक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक मुहिम और आंदोलन का नाम ही है फांसीवाद। और हम जानते हैं कि किस तरीके से ये एकाधिकारी पूंजी के सबसे शॉविनिस्टिक, सबसे रिएक्शनरी, सबसे लुटेरे, सबसे युद्धोन्मादी, सबसे निरंकुश तबके का रिप्रेजेंटेशन करता है ये फांसीवाद। ये भी बात सच है कि फांसीवाद का एक तानाशाही में आना, एक सत्तासीन होने के दो तरीके हैं। एक है कि वो पीसफुल तरीके से कैसे इलेक्शन के माध्यम से आके जितने भी जनतांत्रिक निकाय हैं उनका पीछे से टेक ओवर करता है, एक पीसफुल तरीके से टेक ओवर करता है, जैसे कि वैश्विक स्तर पे हम भारत में और तमाम देशों में आज देख सकते हैं। और दूसरा एक है कि वो हिंसात्मक तरीके से कूड़े टाट करता है, मतलब तुरंत उसको कब्जा करता है बलात् रूप से। साथियों, हमारा मानना है कि फांसीवाद के सत्तारूढ़ होने की जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है, एक विशेष परिघटना है जिसमें कि खुली और नंगी आतंकी तानाशाही की स्थापना होती है। और इसीलिए ये मामूली चुनावी अदला बदली से नहीं ठीक हो सकती है, बल्कि इसके लिए जनता का एक क्रांतिकारी उभार का उभरना बहुत ज़रूरी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कैसे इसको कह सकते हैं कि फांसीवाद आज सर चढ़ के बोल रहा है या अपने चरम अवस्था पर है या अपने मैक्सिमम हाइट पर है। इसके कुछ फुटप्रिंट्स या पदचिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक ये है कि आज एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग या मोनोपोली कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो कैसे जनता के कंधों पर एक आर्थिक संकट थोप रहा है और एक अपने सुपर प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ हम पाते हैं कि कैसे जनतांत्रिक जो अधिकार हैं उनका एक हनन सर्वजनीन हो गया है, चाहे उसमें आप ट्रेड यूनियन के अधिकारों की बात करें, लेबर राइट्स के अधिकारों की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, लेबर कोड्स हैं, फार्म लॉज हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी बिल है। तमाम रूप से उसने जनतांत्रिक निकायों पे कब्जा करके जो जनतांत्रिक अधिकार हैं उसका एक हनन सर्वजनीन उसका बन चुका है। और भी इसका एक फुटप्रिंट जो हमें देखने को मिलता है कि कैसे सांप्रदायिक विद्वेष और एथनिक हेट्रेड, जो निर्वंशीय घृणा है, उसके जो तत्व हैं कैसे उनका राज्य मशीनरी में, स्टेट मशीनरी में उनका एक विलय हो गया है। हम पाते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक राज्येतर राज्य या डीप स्टेट भी कायम हो चुका है। हम ये भी पाते हैं कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आज कब्जा है सरकार का। लंपटों की भीड़ द्वारा जो किया जा रहा कोट अनकोट न्याय है उसको कैसे स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, एक तरीके से सही ठहरा रहा है, उसको पुरस्कृत कर रहा है, सम्मानित कर रहा है। और दूसरी तरफ हम पाते हैं कि किस तरीके से न्याय, समता, इक्वालिटी, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे उठाने वाले जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको कैसे वो जेल के पीछे भर रहा है और उन पे दमन कर रहा है और उनको देशद्रोही करार दे रहा है। लास्ट में हम ये भी पाते हैं कि धर्म राष्ट्र की जो घोषणा है वो भी खुलेआम हो रही है। मुस्लिम जो समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके नस्ली सफाई की बात भी खुले रूप से हो रही है। और ये जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जो इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम फांसीवादी पदचिन्ह या फुटप्रिंट्स कह रहे हैं, इसके खिलाफ में जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। तो आज हम ये बोल सकते हैं कि एक फांसीवादी तानाशाही सर चढ़ के अपने चरम अवस्था पे बोल रही है। आज की परिस्थितियों का अगर ठोस आकलन करें तो हमारे संगठन का मानना है कि आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो फांसीवाद है उसका एक बल्क ऑफ द टेक ओवर हो चुका है।
एक जो तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोखला बना दिया गया है, हॉलो कर दिया गया है और एक बल्क ऑफ द फाशिस्ट टेक ओवर हो चुका है। पार्लियामेंट का जो पर्दा है, जो फसाड है, जो चोला है, उसको पहने रखे हुए भी, मतलब उसको निकालने की उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो पर्दा हटाने की उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो पर्दा पहने हुए भी वो तमाम अधिकारों का हनन कर रही है। उसके पास में पूरी राज्य मशीनरी है जिसको वो मैनिपुलेट कर सकती है, मनूवर कर सकती है और इसके लिए उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। पर्दा हटाने की जो मजबूरी है वो उसे तब आन पड़ेगी जब मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जो आंदोलन आएगा, जिसमें पूर्ण जनवाद की लड़ाई या जनवाद की निर्णायक बहाली की जो लड़ाई अगर मजदूर वर्ग लेकर उभरेगा, तमाम वंचित, शोषित, उत्पीड़ित समुदायों को बटोरते हुए, समेटते हुए, तब उसके लिए एक मजबूरी बन जाएगी कि वो ये पर्दा हटाए। साथियों, हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु के जो गवर्नर थे RN रवि, उनके द्वारा जो कितना गैर कानूनी एक रूप से वो किस तरीके से बिल्स को रोक रखे थे और असेंट नहीं दे रहे थे, वो भी एक हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से फांसीवाद का एग्जीक्यूटिव पे कितना ज़्यादा कंट्रोल है, कितना ज़्यादा पेनिट्रेशन है। ये भी बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसके अगेंस्ट में आया और एक प्रगतिशील ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे बोला गया कि आप इतने लंबे समय के लिए आप बिल्स को होल्ड पे नहीं रख सकते और आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर पास करना है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ठीक बात है कि एक प्रगतिशील रोल देखने को मिलता है, लेकिन एक टसल भी दिखती है कि एक हद तक न्यायपालिका और जो फांसीवादी निज़ाम है उसके बीच का एक कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने को मिलता है, एक टसल भी देखने को मिलती है। ये भी समझ आता है कि कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया है न्यायपालिका, बैक एंड फोर्थ कर रहा है, कुछ प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दे रहा है, लेकिन एक बल्क ऑफ द जजमेंट्स रिग्रेसिव हैं। लेकिन इससे ये भी समझ आ रहा है कि न्यायपालिका भी अंततः सरेंडरस मोड में ही जाएगी, सरेंडर ही करेगी। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी रोल ले लेगी। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन ज़रूर है, टसल ज़रूर है, कंटेस्ट है, स्ट्रगल है सरकार और न्यायपालिका के बीच की, लेकिन इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के ओवर एस्टिमेट करके हमें नहीं देखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ये बात पर भी हम एम्फसाइज करना चाहेंगे साथियों कि जो बूर्जुआ ऑपोजिशन है उसका भी कोई जनवादी इतिहास नहीं रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जितनी तमाम पार्टियां हैं उनके अंदर का कोई जनवादी या डेमोक्रेटिक कंटेंट या ट्रेडिशन नहीं बचा है। वो लूज कर रहे हैं अपने मॉरल, आइडियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो उनकी स्टैंडिंग है उसको लूज कर चुके हैं। जनता के बीच में उनका जो पॉलिटिक्स है वो ग्राह्य नहीं है। उनके ऊपर भी अगर दमन होता है तो जनता बहुत खड़ी नहीं होती है। कांग्रेस के ऊपर या तमाम मंत्रियों के ऊपर कुछ अगर ED, CBI और तमाम NIA के छापे पड़ते हैं तो जनता के अंदर कोई उबाल नहीं देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि उनके और जनता के बीच का कनेक्ट भी गायब हो चुका है। इसमें जो एक साथी बोल भी रहे थे कि साथी सुभाष बोल रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस जो जाति जनगणना, कास्ट सेंसस का जो मुद्दा उठा रहा है वो भी एक तरीके से जनता को बहुत ही घोर एंटी वर्किंग क्लास मजदूर वर्ग के विरोध में है। कैसे वो एंटी रेवोल्यूशनरी है और खुद जाति उन्मूलन के काजभार के खिलाफ में है। तो एक तरीके से कांग्रेस भी जो राजनीति पेडल कर रहा है वो भी एक डिविजनल पॉलिटिक्स है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन वाइज जो भी एक टसल चल रहा है ऑपोजिशन के साथ में और न्यायपालिका के साथ में, कोई फंडामेंटल या तीखा नेचर का वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो कॉन्ट्रडिक्शन भी अंततः उनके सरेंडर में ही तब्दील होगा। अब बात आती है क्रांतिकारी आंदोलन की स्थिति को लेकर। ये ठीक बात है कि आज क्रांतिकारी आंदोलन की स्थिति उतनी ठीक नहीं है। मजदूर वर्ग के जो ताकतें हैं वो नहीं एकजुट हैं, विखंडित हैं। खुद मजदूर वर्ग भी फोरफ्रंट पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। एक निराशित करने वाली स्थिति है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंच बाय इंच फाशिज्म जो है अपने कंप्लीट विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है और लगभग सभी फ्रंटों पे उसकी विजय भी हो रही है। कुछ साथी 2024 के लोकसभा परिणामों को लेकर काफ़ी उल्लासित थे कि जो वोट शेयर में घटा और मोदी सरकार एक बैकफुट पे गई है, लेकिन हम लोग का उस समय भी कहना था कि वोट शेयर में भली बैकफुट पे गई है लेकिन उसका हमलावर जो चरित्र है वो पीछे नहीं हटेगा। और वो दिख रहा है कि किस तरीके से वो आज और भी ज़्यादा आक्रामक और हमलावर हो चुकी है। देखा जाए तो समाज में एक रिएक्शनरी सोशल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल मास मूवमेंट के तौर पे उसका एक ग्रोथ ही हो रहा है। कुछ ये भी एक टेंडेंसी है या
ये भी एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं या जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, ऑपोजिशन पावर्स द्वारा लेड स्टेट हैं, उनके द्वारा एक डीलिमिटेशन का मुद्दा भी सामने आएगा और वो एक चुनौती पेश करेगा फासीवादी ताकतों के सामने। तो हमारा मानना है कि ठीक बात है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है एक चैलेंज पोज करता है फासीवाद के सामने, लेकिन अभी तक का जितना टेंडेंसी, प्रैक्टिस और हिस्ट्री को देखें तो हम पाए हैं कि किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन भी हुआ है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को ओवरराइड किया है सेंटर ने कई मामलों में। जो इमरजेंसी पावर्स है किस तरीके से वो कंकरेंट या स्टेट लिस्ट को भी ओवरराइड करके पास करवा लेता है, जो भी अपना काम है। नेहरू काल में भी देखा गया कि किस तरीके से राज्यों का भी एक लिमिटेशन किया गया उस दौर में। तो इसीलिए अगर सम अप करें, सारी बातों को समग्रता में लें, तो सामने जो परिस्थिति हमारे है कि जनवाद की बहाली की लड़ाई जो आज फासीवाद हम पे अटैक कर रहा है, और उसमें जो जनवाद की बहाली की लड़ाई जो एक मुख्य कारोबार, एक इमीडिएट टास्क हमारे सामने बना हुआ है, वो कोई बूर्जवा ऑपोजिशन पार्टी द्वारा लेड नहीं हो सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मजदूर वर्ग जो कि अग्रिम दस्ता है, हिरावल दस्ता है, उसके द्वारा लेड ही वो काजभार पूरा किया जा सकता है। इन दलों के अंदर कोई डेमोक्रेटिक कंटेंट नहीं है, रादर ये जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो पावर शेयरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग का ही एक कंटेस्ट है। अब सवाल आता है कि आगे का रास्ता क्या हो। ये बात सच है कि क्रांतिकारी आंदोलन में एक क्लैरिटी नहीं रही है कि हम जो आज की जो फाइट है फासीवाद के खिलाफ, उसको हम कैसे परिभाषित करें, उसको क्या रूप दें, जनता के सामने एक मूर्त रूप में क्या स्लोगन रखें। ये सही बात है कि इस चैलेंज के साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ग्रसित है। ये भी सच बात है कि अभी तक कोई कॉन्क्रीट स्लोगन भी नहीं आ पाया है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की ओर से फासीवाद के खिलाफ स्ट्रगल को लेकर। जब भी हम इस टास्क को ग्रैस्प करने की ओर बढ़े हैं, जब इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्टोरल बैटलफील्ड में जब भी हम उतरे हैं, तो या तो एक लाइन आई है जिसमें हम क्रिटिकल सपोर्ट में गए हैं बूर्जवा ऑपोजिशन के, या फिर हम एक एब्स्ट्रैक्ट रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा देकर रुक गए हैं। बात यही है कि हम लोग कैसे कॉन्क्रीट रूप में, मूर्त रूप में जनता के सामने एक स्लोगन को पेश कर सके जिससे कि जनता के कानों में भी वो एक रिंग करे, मतलब वो मासेस भी उससे कोरिलेट कर पाए। कुछ ये सही बात है कि आज मतलब कुछ साथियों की बात में आया कि मजदूर वर्ग आज लड़ नहीं रहा है, डिफीटिज्म में है, कमज़ोर है, बिखरा हुआ है, तमाम तरीके के फासीवादी प्रोपेगेंडा के प्रभाव में है। ठीक बात है, लेकिन ये भी सच है कि यही मजदूर वर्ग है जो मुक्तिकामी लड़ाई का योद्धा है, जो मेन योद्धा है, और जो तमाम उत्पीड़ित दमित समुदाय हैं उसका लीडर भी है। ये एक इमेंसिपेटरी क्लास है जो अपनी बेड़ियों को तोड़ने के क्रम में उन तमाम वर्गों को, उन तमाम समुदायों को, उन तमाम ग्रुप्स को भी साथ में इमेंसिपेट करेगा। तो ये ठीक बात है कि वैचारिक रूप से एक मजदूर वर्ग के बीच में इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। बेहतरीन चीज़ है, कल्चरल रूप में, एजुकेशनल फॉर्म में, तमाम रूप्स में करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक फासीवाद के विरुद्ध आंदोलन का एक कॉन्क्रीट स्लोगन भी पेश करना बेहद ज़रूरी है। हमारा मानना है कि जनता का जो क्रांतिकारी उभार है, तमाम जो शोषित उत्पीड़ित दमित समुदाय हैं, उनके संघर्षों को समेटते हुए उनमें वर्किंग क्लास का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। उसमें एक मजदूर वर्ग अगर किसान आंदोलन या तमाम जो दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिमों पे हो रहा है, उसमें अगर वो इंटरवीन नहीं करेगा, उसमें अगर वो मजदूर वर्गीय दृष्टिकोण को नहीं रखेगा, एंटी फाशिस्ट एलिमेंट नहीं उसमें इन्फ्यूज़ करेगा, तब वो कोई निर्णायक लड़ाई नहीं हो सकती है। सिर्फ एक अरिथमेटिक एडिशन की बात नहीं है कि हम तमाम आंदोलनों को इंटरलिंक कर लें, जोड़ लें, समेट लें, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है। वो आंदोलन का वो जुड़ाव का, वो मोर्चे का क्या टोन और टेक्सचर हो, उसका भी एक सवाल है। और वो टोन और टेक्सचर यानी जो मिनिमम प्रोग्राम होगा उस मोर्चे का, वो मिनिमम प्रोग्राम यही होना चाहिए कि हम फासीवाद को उसके जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे और बड़ी पूंजी का जो वर्चस्व है उसको भी हटा फेंकेंगे। ये उस आंदोलन का, उस मोर्चे का अगर ये मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता है तो एक फासीवाद के खिलाफ लड़ाई लेने में दिक्कत आएगी। और जाहिर तौर पे जो जैसे लेनिन ने बोला था कि जो मजदूर वर्ग की जो अंतिम लड़ाई है, जो मुक्तिकामी लड़ाई है,
उसका पहला स्टेप है कि वो जनवाद को चैंपियन करना सीखे, डेमोक्रेसी को चैंपियन करना सीखे। जनवाद का वही असल में डिफेंडर हो सकता है। तो जनवाद की लड़ाई की इंपॉर्टेंस को लेनिन ने भी अंडरलाइन किया है, और जनवाद की लड़ाई में जो मजदूर वर्ग का एक वैनगार्ड रोल है, अग्रिम पंक्ति का रोल है, उसको भी लेनिन ने अंडरलाइन करा है। और इसीलिए आज के दौर में सिर्फ आर्थिक संघर्ष तक सीमित ना किए बगैर, जो साथी सुभाष भी अपनी बात में बोले कि सिर्फ ट्रेड यूनियन के दायरे में ना समेटे हुए मजदूर वर्ग को एक पॉलिटिकल फ्लेवर, एक पॉलिटिकल टेक्सचर देने की ज़रूरत है कि एक एंटी फाशिस्ट फाइट का वो अग्रिम योद्धा है, उसको उस प्रिपरेशन मोड में लाने की ज़रूरत है। हम मानते हैं कि ये जो साझा क्रांतिकारी मोर्चा बनेगा, वो साझा क्रांतिकारी मोर्चा दरअसल सामान्य सीमा को लांघते हुए वो बेसिकली फाशिस्ट स्टेट को डिस्फंक्शन में लाने का या हॉल्ट करने का उसका एक गोल रहेगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से आज समाज में रिएक्शनरी फोर्सेस द्वारा भयंकर मात्रा में रिएक्शनरी एनर्जी को समाज में ला दिया गया है, और इसका काउंटर कोई बूर्जुआ ऑपोजिशन नहीं हो सकता है। इसका काउंटर सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास द्वारा लेड एक रेवोल्यूशनरी ऑपोजिशन ही हो सकता है। ये भी एक बात है साथी जो हम एम्फसाइज करना चाहेंगे कि जब हम फांसीवाद के खिलाफ एक निर्मम युद्ध, एक निर्णायक खात्मे की बात करते हैं और एक जन आंदोलन को कायम करने की बात करते हैं, तब इस जन आंदोलन का क्या ठौर होगा, क्या कल्मिनेशन होगा, कहाँ वो कल्मिनेट करेगा, कहाँ वो कंजील होगा, कहाँ वो एक तरीके से कोएगुलेट होगा, ये भी एक ज़रूरी पक्ष है। कोई भी रेवोल्यूशनरी क्राइसिस की कंडीशंस हम आज देख पा रहे हैं अपने समाज में, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस राइपन कर रही हैं। जो क्राइसिस का नेचर है, इकोनॉमिक आर्थिक संकट का जो नेचर है, वो कैसे इरिवर्सिबल हो चुका है, अनयील्डिंग नेचर का है। ये भी एक अहम बात है जिसकी वजह से आज दरमियानी वर्गों पे भी एक दमन हो रहा है। जो गैर मोनोपोली कैपिटल वाला वर्ग है उसको भी एक तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है। तो जो रेवोल्यूशनरी क्राइसिस की कंडीशन जन्म ले रही है समाज में, जिसके खिलाफ में एक वर्किंग क्लास द्वारा लेड एक मोर्चा रहेगा, ये उसको भी जाहिर सी बात है कि अपने क्रम में वो एक अपना ऑर्गन भी थ्रो अपॉन करेगा। वो एक किसी ना किसी की चीज़ में वो कल्मिनेट करेगा, और वो चीज़ वैक्यूम को फिल करेगी। मतलब सिर्फ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात नहीं, वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अल्टीमेटली किस में कल्मिनेट करेगा, तो हम पाते हैं कि वो एक ट्रांसिएंट रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में कल्मिनेट करेगा। एक मजदूर मेहनतकश आवाम की ऐसी सरकार जो बेसिकली पूंजी के वर्चस्व से, पूंजी की तानाशाही से मुक्त ऐसे जनतंत्र की स्थापना करेगी जो व्यापक होगा, जो गहरा होगा, जो वास्तविक जनतंत्र होगा, जो रियल डेमोक्रेसी होगा। तो असल में मजदूर वर्ग का ऐसे दौर में कार्यभार यही है कि तमाम आंदोलनों के अंदर एक इंटरवेंशन करना, उनको एक लड़ाकू केंद्र में जोड़ना, और इस केंद्र का जो कल्मिनेशन होगा वो हम एक ट्रांसिएंट नेचर का या एक फ्लूइड नेचर का या एक ट्रांजिटरी नेचर का एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट या क्रांतिकारी सरकार में पाते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रांजिटरी स्टेज है, ये तुरंत समाजवादी सरकार में भी जा सकती है, विलंब भी हो सकता है, या फिर अटैक बढ़ा तो रिवर्सल में भी जा सकता है। लेकिन जो फाशिज्म का जो रोड ब्लॉक आज हमारे सामने है कि न सिर्फ मजदूर वर्ग बल्कि आम समाज का एक मेजॉरिटी सेक्शन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, मैलन्यूट्रिशन और तमाम जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो कब्जा हो चुका है उससे ग्रसित है। तो असल में इसका पर्पस यही है कि ये जो क्रांतिकारी जन मोर्चा है, इसके लिए मजदूर वर्ग को तैयार करने की आज ज़रूरत है। और इस क्रम में हमें किसी भी एक्सीजेंसी या कोई भी सिचुएशन आए, संभावना आए, उसके लिए तैयार रहने की भी ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि ये जो जन मोर्चे की हम बात करें, जिसका एक मिनिमम प्रोग्राम होगा फांसीवाद का पूर्ण खात्मा और जड़मूल से निकालना, और इसका एक कल्मिनेशन होगा एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में जो कि एक वास्तविक जनतंत्र को एस्टैब्लिश करेगी। ये जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का में वो रोटेट कैसे करेगा, ये डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पावर पे, कि असल में संतुलन क्या रहेगा, वर्ग संतुलन क्या रहेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ स्टैंड करेगा। और इस क्रम में हम ये बोलना चाहते हैं कि आज ये ज़रूरत है
कि हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ये बोलते हुए हम ये नहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बैटल एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है, उसके इम्पोर्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इलेक्टोरल डिफीट, जो कि एक बूर्जोआ ऑपोजिशन अगर हाइपोथेटिकली मान भी ले कि बूर्जोआ ऑपोजिशन उसे डिफीट करती है, तो भी वो कोई स्थायी नहीं रहेगा, वो अस्थायी रहेगा। और इसीलिए अगर रियल इलेक्टोरल डिफीट की बात करें तो अगर वो जनता की ताकत द्वारा बैक्ड नहीं रहेगा तो वो दिक्कत में पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अंत में कुछ ज़रूरी बिंदुओं पे बोलना चाहती हूँ कि पुराने फ्रेम ऑफ तरीके से, जिस तरीके से हम काम करते आए हैं, उससे बाहर आने की ज़रूरत है और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं फांसीवाद के दौर में, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो साथी अजीत भी बोलकर गए कि क्या है जो हमें मजदूर वर्ग के बीच में ले जाने की आज ज़रूरत है, तो उसमें से एक मुख्य चीज़ तो ये है कि जो तमाम जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, लैंग्वेज, भाषा, इन तमाम रूपों से जो आज आक्रमण हो रहा है सरकार का, वो मजदूर वर्ग तक ये बात ले जाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सारे विभाजनों में बटे बगैर दरअसल फांसीवाद एक निर्मम वर्ग युद्ध है जो मजदूर वर्ग पे थोपा जा रहा है। और इस वर्ग युद्ध के लिए अगर मजदूर वर्ग नहीं तैयार होगा तो फांसीवाद सिर्फ और सिर्फ हमें ऐतिहासिक पश्चागमन, एक हिस्टोरिकल रिग्रेशन की तरफ ले जाएगा, एक मिडीवल बार्बरिज्म या मध्ययुगीन बर्बरता के दौर में हमें ले जाएगा। तो मजदूर वर्ग का खुद का इम्पोर्टेंट रोल एक वैनगार्ड क्लास के रूप में, और क्या फांसीवाद के खिलाफ चुनौती है और फांसीवाद को कैसे उखाड़ फेंकना है, ये इम्पोर्टेंट रोल अगर हम लोग नहीं ले जाते हैं तो फिर हम लोग चूकेंगे अपने कार्यभार में। और इसके साथ ही मैं एक इस पे भी बात बोलना चाहूँगी कि फांसीवाद का जो रूट कॉज है, हम लोग फांसीवाद को इकोनॉमिक क्राइसिस से ही लिंक करके देखते हैं। फांसीवाद का जो वर्ग चरित्र है, जो साथी महेंद्र भी बोले, फांसीवाद क्यों आ रहा है, तो असल में जो इकोनॉमिक क्राइसिस वैश्विक स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गहराया है, एक अनयील्डिंग इरिवर्सिबल नेचर में गया है, एक जनरल क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म बन गया है। यानी कैपिटलिज्म की गाड़ी खुद ही नहीं चल पा रही है। एक तरफ वो प्रोडक्टिव कैपिटल नहीं लगा पा रहा है और अनप्रोडक्टिव कैपिटल के थ्रू, फाइनेंस कैपिटल के थ्रू वो प्रॉफिट्स ले रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डीवैल्यूराइजेशन ऑफ कैपिटल का भी पॉसिबिलिटी नहीं रह गया है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर एक सामने में आ गया है। और न्यूक्लियर वॉर से न सिर्फ एनिमी बल्कि पूरा पृथ्वी, पूरा मानव सभ्यता, पूरा ह्यूमन रेस के डेसिमेट होने की एक संभावना, मतलब एक श्योरिटी है, एक सर्टेनिटी है। इस कारण से जो गिरता हुआ रेट ऑफ प्रॉफिट है, जिसको वो नहीं रेस्क्यू कर पा रहा है, जिसके पास कोई मेजर्स नहीं बचे हैं रेस्क्यू करने के, और दूसरी तरफ एक डीवैल्यूराइजेशन ऑफ कैपिटल भी ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, तो अंततः पूंजीवाद अपने मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है, जहां वो अपना ही ग्रेव डिग कर रहा है। और इसी क्रम में उसे दिख रहा है कि जितना वो ज़्यादा आर्थिक संकट मजदूर वर्ग के कंधे पे, मेहनतकश जनता के कंधे पे थोपेगा, उतना ज़्यादा रिवोल्ट, रेबिलियन आएगा। तो एक तरीके से वो खुद ही ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को राइपन कर रहा है, रेवोल्यूशनरी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को। इसमें एक ये भी पॉइंट ज़रूरी है कि वो जो दौर था जिसमें एक सस्टेन्ड और सब्सटैंशियल ग्रोथ जो प्रीवियस ट्रेंड ग्रोथ से बढ़ी हो, वैसा पीरियड अब आने वाला नहीं है। 1973 के बाद से हम देख पाते हैं कि कंटिन्यूसली जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया बार बार, उससे और फियर्स ही हुआ है। जो प्रीवियस डिप्रेशन था उससे ज़्यादा अगला डिप्रेशन रहा है, और इसी क्रम में और ये संकट बढ़ा भी है। 1890s के दौर में हम देखे थे कि किस तरीके से एक लंबा क्रॉनिक डिप्रेशन के थ्रू कैपिटलिज्म गुजर रहा था, लेकिन उसके बाद एक मोनोपोली कैपिटलिज्म आता है, 2 वर्ल्ड वॉर्स आते हैं, मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, और उसके बाद एक गोल्डन पीरियड ऑफ कैपिटलिज्म आता है। लेकिन उसका भी देखते हैं कि 1973 के बाद से वो कंटिन्यूसली उसका नीचे गिर रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो इसीलिए ना ही एक डिसाइसिव वर्ल्ड वॉर में जाने की स्थिति बची है, और ना ही वो प्रॉफिट्स रीप कर पा रहा है, अनप्रोडक्टिव कैपिटल में ही से थ्रू ही रीप कर पा रहा है। तो इसी बीच में वो एक अपने डिसाइसिव एक तरीके से रिग्रेशन में जा रहा है, और इसी के लिए वो फांसीवाद लाया है। और ये जो फांसीवाद है
चूंकि उसको पता है कि वो एक उसका कल्मिनेशन कहाँ है, तो एक दीर्घकालीन फांसीवाद में ये तब्दील हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म टाइम का फांसीवाद है। ये एक पीक, जैसे जर्मन या इटालियन जो फाशिज्म था जो कि एक पीक पे गया और फिर गया, वैसे करके नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस रिकरिंग वेव्स के फॉर्म में ये आता रह रहा है। तो इसीलिए ये ज़रूरत है कि आज के दौर में मजदूर वर्ग को ये फाशिस्ट जो बल्क ऑफ द टेक ओवर हो चुका है इसके बारे में शिक्षित किया जाए, उसको वैनगार्ड क्लास के रूप में ट्रेन किया जाए, और तमाम वर्गों समुदायों के जो आंदोलन हैं जो एंटी फासिस्ट नेचर के हैं उनके बीच में इंटरवीन करके उनको एक लड़ाकू केंद्र में जोड़ते हुए एक ट्रांसिएंट नेचर ऑफ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में इसको तब्दील करने का एक कार्यभार है। और ये डिपेंड करेगा नेचुरली बैलेंस ऑफ फोर्सेस पे, लेकिन ये एक कल्पना में लाना मजदूर वर्ग के सामने बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। सभी साथियों को लाल सलाम।